ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दिवालियापन से गुजर रही हैं, उनको राज उनका संभल नहीं रहा है, उनके राज की हालत बैंड हो चुकी है और वो सोशल मीडिया पे सिर्फ छाए रहने के लिए सोशल मीडिया का हवाला दे रही हैं। अरे सोशल मीडिया से पूर्णिमा जी हमें भी पता चला है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार जा रही है, हमको सोशल मीडिया से पता चला है वहां पे त्राहिमाम हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को भरा जा रहा है। तो सोशल मीडिया की बातें करें तो बहुत सी चीजें हैं जिस पर आरोप लगा सकते हैं। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया के तहत देखना चाहिए, एजेंसी को एजेंसी का काम करना चाहिए। इतने बड़े नेता को 1982 में उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया था, इतने कद्दावार नेता जो कह सकते हैं पुराने चीजों को भी लेके चले और आज की जेंजी जमाने को भी लेके चले, उनकी मृत्यु हो जाती है, हमको शोक व्यक्त करना चाहिए, श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए और कारणों का जानने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो को पायलट थी उनके मुंह से ओ शिट निकला था, यानी कहां पे गलती हुई है। भाई मे डे का तो अनाउंसमेंट नहीं किया ना पायलट ने, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण होंगे, उस कारणों का हमें इंतजार करना चाहिए। एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लगता है उस पर जो काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ तो कृपया करके कोर्ट जाइए। आप कोर्ट क्यों नहीं गए? राजशेखर रेड्डी साहब नेता नहीं थे? माधव सिंधिया साहब नेता नहीं थे क्या? संजय गांधी हमारे देश के नेता नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता नहीं थे क्या? उस पर आप लोग को कोई मुंह पे दही जम जाती है। लेकिन समस्या क्या है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। अरे भाई, उनके रहने या न रहना वो अलग विषय, उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता था, वो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो अपनी चॉइस है उनकी। लेकिन ये बोल देना कि हत्या कराई गई, बड़ा ये दर्शाता है कि आपकी राजनीति एक तरफ, लेकिन ऐसे मौकों पर ऐसी दुख की घड़ी में अवसरवादिता दिखाना ये अपने आप में मतलब नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। मैं आपका जवाब लूंगी हक साहब, लेकिन उससे पहले राकेश शेट्टी साहब, ममता बनर्जी ने साजिश की बात कह दी। मैं सीधा सवाल पूछती हूं कि क्या कांग्रेस इस बयान से सहमत है, या कांग्रेस को लगता है कि इस तरीके का बयान ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए था? और दूसरा, जांच की बात तो हो रही है ना, जांच शुरू भी हो चुकी है, तो उससे पहले शक जाहिर करना ये संवेदना से ज्यादा क्या राजनीति नजर नहीं आती? आवाज आ रहा है? आ रही है शेट्टी साहब। पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो बहुत दुखद हादसा है। अजित दादा पवार ये 6 बार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के। और आज हम सब दुखी है क्योंकि बहुत अच्छा नेता हमारे बीच में से चला गया और बहुत लंबी पारी इनको खेलना था। और जैसे आप जानते हैं कि जब कांग्रेस और एनसीपी साथ में रहे तो बहुत लंबे काल तक ये डिप्टी सीएम रहे। हमें इनके पास जाकर हमारी जो समस्या थी वो काम करने का अनुभव है इनके साथ, क्योंकि कोई भी काम को वो इनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि काम अगर वो कर पाए तो वो बोलते थे हाँ मैं करूंगा। अगर उनको पता है कि ये काम दायरे में नहीं बैठता है और नहीं कर पाएंगे तो तुरंत वो बता देंगे। तो उनकी एक छवि पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी थी और सुबह 7 बजे तैयार होकर वो कार्यकर्ता से मिलते थे और लाखों करोड़ों लोगों का काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया। ऐसे नेता हमारे बीच नहीं है और ये बहुत दुख की बात है। और आज आपने ये डिबेट पे बुलाया जबकि हमारा किसी का भी मन नहीं है कि आज हम कोई और बात करें, मगर जैसे प्रश्न आपने उठाया, ये वीएसआर एविएशन कंपनी की प्लेन थी जिसपे वे सवार थे और यही एविएशन कंपनी की पिछले 2.5 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पे भी एक क्रैश हुआ। इनका प्राइवेट जेट ही चलाते हैं, इनका फ्लीट है, करीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है, 18 प्लेन्स है इनके पास। और 2023 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था इनका। और एयर एविएशन शेट्टी साहब, अंडरस्टैंडिंग ऑल योर कंसर्न्स एंड फीलिंग्स, लेकिन टीएमसी ने जो कहा उस पर आपने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। नहीं, टीएमसी के साथ तो मतलब हमारा जो भी है इसमें कोई डाउट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी के ऊपर भी वो जो आरोप लगा रहे, डाउट करे, ये वो समय ही नहीं है और नहीं करना चाहिए और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्तित्व अजित पवार है और उनके बारे में ऐसी बात करना या इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी सोचने से परे है और मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी काम कर सकती। ठीक है। आलोक सहाय साहब, हर तरफ से सिर्फ एक ही सवाल कि ऐसे हादसे कब तक और क्यों, और कितने लोग हम गंवाएंगे? हम इससे पहले इतने लोगों को खो चुके हैं ऐसे विमान हादसों में।
ये विमान हादसे रुकेंगे कैसे, कब, कहां पर नेग्लिजेंस हो रहा है, इस पर तो पहुंचना पड़ेगा, इसकी तह पर पहुंचना पड़ेगा, तब जाके पुनरावृत्ति ना हो ऐसे हादसों की, हम वहां पहुंच पाएंगे। जी पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात की पुनरावृत्ति नहीं हो इस तरह की घटनाओं की, इसके लिए जो एजेंसी जिम्मेवार है उस एजेंसी में पारदर्शिता लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देखिए, आम आदमी जो है वो जो जांच रिपोर्ट्स है उस जिस तरह से उसको सार्वजनिक किया जाता है, बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं पटल पे, इस पर थोड़ा हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना होगा। ये जो हादसा हुआ है, हर हादसे अलग अलग कारणों से होते हैं। ये हादसा जैसा कि लग रहा है इसमें विजिबिलिटी कंडीशंस जिम्मेवार लग रहा है, क्योंकि एक बार इसने अप्रोच किया है और वो सक्सेसफुली रेफरेंस टू लैंड उसको नहीं मिला है। रेफरेंस टू लैंड होता है वीएमसी कंडीशंस में, जब वीएफआर फ्लाइट के तहत जहाज उड़ान भरते हैं तो उनको लैंडिंग और टेक ऑफ विजुअल रेफरेंस से करना होता है, देख करके। बारामती में कोई भी नेविगेशनल एड नहीं है, छोटा सा रनवे है, वहां एटीसी टावर में भी जो आरटी सेट है वो वहां के बगल में एक एविएशन स्कूल है, वहां के इंस्ट्रक्टर आकर के उस समय में लैंडिंग और टेक ऑफ देते हैं। तो चीजें वहां बहुत ही टेम्पोररी ढंग से बनाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि क्या हुआ होगा, जैसी कि रिपोर्ट आ रही है, पहला अप्रोच उसने किया और जहाज ने बोला लैंड, उसको लैंड टू रेफरेंस टू लैंड नहीं मिला, तो वो ही वेंट राउंड, वो गो राउंड बोलते हैं। फिर वो जहाज अपने हाइट पर जाकर के लेफ्ट टर्न उसने किया है सर्किट हाइट पे, और दूसरा अप्रोच उसने किया है। जब दूसरा अप्रोच किया है तो रनवे के पहले या तो जहाज का एटीट्यूड ठीक नहीं था या जहाज को रनवे ठीक से दिखा नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉल में पायलट से जब पूछा है आरटी पे कंट्रोलर ने, तो उसने बोला है नहीं, उसको कांटेक्ट नहीं हुआ है। दूसरी बार पूछा तो ही उसने कंफर्म किया है कि आरटी रेफरेंस टू लैंड उसने बताया कि हो गया। तब उसके बाद क्लियरेंस टू लैंड दिया गया है आरटी पे। जो क्लियरेंस टू लैंड दिया गया है उसका रिपीट होना मैंडेटरी होता है। जो लैंडिंग क्लियरेंस या टेक ऑफ क्लियरेंस के कुछ कॉल्स होते हैं जिसको मैंडेटरीली रिपीट करना पड़ता है दूसरी पार्टी को, तो पायलट का वो रिपीट कॉल नहीं आया है, वो रिपीट कॉल क्लियर टू लैंड नहीं आया है। तो इससे साफ पता चलता है कि विजिबिलिटी कंडीशंस काफी मार्जिनलाइज्ड थे। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि रिपोर्टेड विजिबिलिटी 3000 मीटर्स थी वहां पे। वीएमसी कंडीशंस में वीएफआर रूल के तहत अगर वहां पर फ्लाइंग हो रही है, वहां का जो एयर स्पेस है वो जी एयर स्पेस है। पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है, टेम्पररी अरेंजमेंट है। लेकिन टेम्पररी अरेंजमेंट के चलते, और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता होता कि क्या अरेंजमेंट कहां पर क्या बेहतर करना है, क्या लैक करता है, क्या नहीं करता। टेम्पररी अरेंजमेंट के चलते किसी की जिंदगी परमानेंट चली गई, इस पर तो काम करना पड़ेगा ना। पूर्णिमा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कितनी सारे एयरपोर्ट आज़ादी के बाद से बने, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत थी। देखिए, सिंपल से बारामती एक ऐसा इलाका है जहाँ से शरद पवार जी आते हैं और अजीत दादा पवार साहब भी आते हैं। तो ये बहुत ही नामी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे एयरपोर्ट शायद बन जाना चाहिए था। जब इनकी 15 साल सरकार थी तभी स्ट्रिप बन जानी चाहिए। अगर टेम्परेरी अरेंजमेंट था तो उस पर एक विचार होना चाहिए कि क्यों था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सिमिलर काइंड ऑफ जो प्लेन है, लीक नाम भूल गया उसका, सेम प्लेन जो था टर्बुलेंस से, यानी एयर जो बोइंग जाता उसके टर्बुलेंस से 2008 में एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका के अंदर। तो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, एयर कितना है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा, वो हम टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं। लेकिन जहां तक बात हो रही है कि सुविधाएं होनी चाहिए, देखिए सुविधाएं तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, सुविधाएं तो बहुत चीजें पहले बन जानी चाहिए थी। आप सोचे कि सुविधा पिछले 10 साल में ही क्यों नहीं हुई, तो प्रश्न ये भी उठता है कि पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुआ। दोनों चीजें प्रश्न उठेंगी, दोनों पे प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि क्या थी क्या नहीं है, प्रश्न ये है कि हादसा हुआ तो कैसे हुआ, उसके कारण क्या है। और जो हमारे जो नेता है अजीत दादा पवार, वो उनकी अगर मृत्यु हुई तो उसका वैक्यूम कौन भरेगा। भाई, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा वैक्यूम, सबसे बड़ा नेता कोई नहीं है। हम तो कहते कोई नहीं है, देवेंद्र साहब है, अजीत दादा पवार है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि सबसे हुई है। और वहां पे अगर लैंड कर रहा था, ऐसा नहीं कि दादा पहली बार जा रहे थे, 295 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुंबई से, वहां पे दादा पहली बार नहीं जा रहे हैं, कर्म क्षेत्र है, बिल्कुल जा रहे हैं, आना जाना लगा रहता होगा।